जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल मुकर्रर किया गया। वो पाकिस्तान के बानी, रूहे रवां और सबसे बड़ी उम्मीद थे। मगर अफसोस कि आजादी के फौरन बाद ही वो शदीद अलील हो गए। उनकी कमजोर होती सेहत सब पर आया थी। मगर उस वक्त भी कुछ फैसले ऐसे लोगों ने किए जिनके पास बानी पाकिस्तान से भी ज्यादा इख्तियार था। ऐसे वक्त में जब उन्हें मुकम्मल इलाज और जदीद तिब्बी सहूलतों की जरूरत थी, उन्हें ज़ियारत जैसे एक दूर इफ्तादा और पहाड़ी मकाम पर भेज दिया गया। एक ऐसा इलाका जहां कोई बाकायदा अस्पताल नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी डिस्पेंसरी मौजूद थी कि बानी पाकिस्तान को एक मामूली डिस्पेंसरी में इंजेक्शन लगवाने के लिए कच्चे और नाहमवार रास्तों से ले जाया जाता था। आज भी ये सवाल जिंदा है कि क्या ये फैसला वाकई उनकी भलाई के लिए था? कायदे आजम की सेहत मजीद बिगड़ती गई। वहां ना मुनासिब इलाज था, ना माहिर डॉक्टर, ना तिब्बी सहूलतें, और ना ही वो इज्जत और एहतराम जो किसी जिंदा कौम को अपने बानी के साथ करना चाहिए था। दिन ब दिन उनकी हालत कमजोर होती गई और जब आखिरकार मामला हद से बढ़ गया तो उन्हें वापस कराची मुंतकिल करने का फैसला हुआ। 11 सितंबर 1948 को जब उन्हें कराची लाया गया तब भी हालात इबरतनाक थे। एयरपोर्ट से अस्पताल ले जाने के लिए जो एम्बुलेंस आई वो खराब हो गई। शदीद गर्मी, खुले आसमान के नीचे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने करोड़ों मुसलमानों को एक अलग मुल्क दिया, वो एक खराब एम्बुलेंस में बेयारो मददगार पड़ा रहा। दूसरी एम्बुलेंस आने में तवील वक्त लगा और उनकी हालत मजीद नाजुक हो गई। उस दिन शाम को 7:10 पर कायदे आजम वफात पा गए। ये लम्हा सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं थी, ये एक नजरिया, एक उम्मीद, एक रास्ते की रोशनी का बुझ जाना था। उनकी मौत के बाद जो खामोशी छाई वो सिर्फ गम की नहीं थी, वो एक बेहिसी, साजिश और ताकत की खामोश गवाही थी। आज भी जब ताकत, इख्तियार और फैसले चंद हाथों में महदूद हों तो कायद आजम के आखिरी लम्हात याद दिलाते हैं कि मुल्क बनाना शायद आसान था, मगर इसे बचाना और संवारना आज भी अधूरा ख्वाब है। कायद आजम की वफात कराची में हुई और उस वक्त लियाकत अली खान पाकिस्तान के वजीर आजम कराची में ही मौजूद थे। कायद आजम के आखिरी लम्हात में लियाकत अली खान ना उनसे मिलने गए, ना उनके साथ अस्पताल या कयामगाह पर मौजूद थे। उनके जनाजे और तदफीन के वक्त हुकूमती सतह पर इंतजामात निहायत सादा और महदूद थे। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद पाकिस्तान को नए गवर्नर जनरल की जरूरत पेश आई। लियाकत अली खान ने ख्वाजा नाजिमुद्दीन का नाम तजवीज किया। ख्वाजा नाजिमुद्दीन उस वक्त मशरिकी पाकिस्तान के वजीर आला थे और मुस्लिम लीग के एक सीनियर रहनुमा समझे जाते थे। याद रहे कि उस वक्त पाकिस्तान अभी एक डोमिनियन था, यानी मुकम्मल जमहूरिया नहीं बना था, और रियासत का सरबराह रस्मी तौर पर ब्रिटिश बादशाह था, जिसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान में गवर्नर जनरल करता था। तो यूं कायदे आजम के इंतकाल के बाद लियाकत अली खान ने ख्वाजा नाजिमुद्दीन को नया गवर्नर जनरल बनवाया और खुद वजीर ए आजम के तौर पर काम करते रहे। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में पाकिस्तान के वजीर ए आजम नवाबजादा लियाकत अली खान पर एक अवामी जलसे के दौरान कातिलाना हमला हुआ। उस वक्त पाकिस्तान के गवर्नर जनरल ख्वाजा नाजिमुद्दीन और फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सर डगलस ग्रेसी ओहदे पर फायज थे। कातिल ने अचानक फायरिंग की, जिसका नाम सईद अकबर बताया गया, जो अफगान नस्ल का था। पुलिस अहलकारों ने उसे मौके पर ही गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसकी वजह से कत्ल की मुकम्मल और शफ़ाफ तहकीकात मुमकिन ना हो सकी। इस बात ने कई सवालात को जन्म दिया कि आया कातिल अकेला था या उसके पीछे कोई साजिशगार मौजूद था, और पुलिस का फौरी इकदाम वाकये की गहराई में जाने वाली तहकीकात को रोकने के लिए था। इस वाकये ने पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार किसी बड़े सियासी रहनुमा के कत्ल की तारीख दर्ज की, जिसके असरात मुल्क की सियासी सूरत हाल पर देरपा और गहरे रहे। लियाकत अली खान के कत्ल के बाद
वजीर आजम की कुर्सी खाली हुई तो ख्वाजा नाजिमुद्दीन को वजीर आजम बनाया गया और एक फालिदजादा ब्यूरोक्रेट गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल के ओहदे पर फायज कर दिया गया। गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाजिमुद्दीन की हुकूमत को बर्खास्त कर दिया। ख्वाजा नाजिमुद्दीन इंसाफ के लिए मलिका ब्रिटानिया के पास अपील लेकर गए, मगर उनकी अर्जी को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। उसके बाद गुलाम मोहम्मद ने अमेरिका से बुलवाकर एक इंपोर्टेड वजीर ए आजम मोहम्मद अली बोगरा को मुल्क का नया वजीर ए आजम बना दिया। गुलाम मोहम्मद को फौज के सरबराह जनरल अयूब खान की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। यूं पाकिस्तान की सियासत में आमिरियत की बुनियादें रख दी गईं। अयूब खान और सिकंदर मिर्जा की जोड़ी ने बाखिर गुलाम मोहम्मद को जबरदस्ती ओहदे से हटाकर बैरून मुल्क रवाना कर दिया। इसके बाद मुल्क में वजीर आजम की कुर्सी एक खेल बनकर रह गई। सिकंदर मिर्जा ने पहले मोहम्मद अली बोगरा को हटाया, फिर चौधरी मोहम्मद अली, उसके बाद हुसैन शहीद सोहरावर्दी, इब्राहिम इस्माइल चंद्रगर और मलिक फिरोज खान नून को भी इक्तेदार से अलहदा कर दिया। जब अयूब खान की रिटायरमेंट करीब आई तो वो इक्तेदार से बाहर नहीं होना चाहते थे। चुनांचे उन्होंने सिकंदर मिर्जा के साथ अपनी पुरानी रिफाकत को खत्म करते हुए उन्हें सदारत से हटा दिया और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। अयूब खान इस कदर ताकतवर हो चुके थे कि खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगे। उन्हें यकीन था कि कोई शख्स ऐसा नहीं जो उनका सियासी तौर पर मुकाबला कर सके। मगर जब 1965 का सदारती इंतखाब आया तो हिजब इख्तिलाफ ने मुत्तहिद होकर एक ऐसी शख्सियत को उम्मीदवार बनाया जो अयूब खान के रौब दाब को चैलेंज दे सकती थी, और वो थीं मादर ए मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह। मशरिकी और मगरबी पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी हो गई। जलसों में इंसानों का समुंदर उमड़ आया। नौजवानों ने नारे लगाए, मादर ए मिल्लत जिंदाबाद, आमिरियत मुर्दाबाद। मगर फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। इक्तेदार की हवस ने जमहूरियत को रौंद डाला। फातिमा जिन्नाह को गद्दार कहा गया, उनके किरदार पर सवालात उठाए गए और रियासती मशीनरी को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अयूब खान ने सदारती इलेक्शन तो जीत लिया, मगर इज्जत हार गए। वो एक अजीम मां की तरह कौम के बच्चों के लिए मैदान में उतरी, मगर उनकी तशद्दुद ज्यादा लाश उनके फ्लैट से बरामद हुई। न कोई अदालती तहकीक हुई, न आवाम को जवाब दिया गया। ये था मादर मिल्लत का अंजाम, जिन्होंने पाकिस्तान के बानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कुर्बानियां दी। उन्हें भी निजाम इक्तेदार हजम ना कर सका। अयूब खान अगर इक्तेदार में रहे, मगर आवामी मकबूलियत जमीन बोस हो गई। गली गली कूचा कूचा एहतजाज होने लगे, और इन एहतजाजात के पीछे एक उभरता हुआ चेहरा था, जुल्फिकार अली भुट्टो। भुट्टो वही थे जो एक दौर में अयूब खान को डैडी कहा करते थे, मगर जब अयूब खान ने आवामी उम्मीदों को कुचला तो भुट्टो ने इक्तेदार की मसलहतों को एक तरफ रखकर आवाम के साथ खड़ा होने का फैसला किया। इक्तेदार में ना कोई बाप होता है ना बेटा, सिर्फ ताकत होती है। अयूब खान के लिए फातिमा जिन्नाह की किरदार कुशी, धांधली और फिर भुट्टो की जुदाई, ये सब इस बात का इशारा था कि ताकत के ऐवानों में झलझला आने वाला है। और वो झलझला आखिरकार 1969 में आया, जब अयूब खान को इख्तियार छोड़ना पड़ा। अयूब खान के जवाल के बाद जनरल याह्या खान ने इख्तियार संभाला। ये पाकिस्तान की तारीख का वो मोड़ था जहां पहली मर्तबा आवामी राय को तस्लीम करने का वादा किया गया, और यूं 1970 के आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ। इन इंतखाबात में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने वाजह अक्सियत हासिल की, खुसूसन मशरकी पाकिस्तान में, जहां उनकी जीत मुकम्मल और फैसला कुन थी। दूसरी तरफ मगरबी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पीपल्स पार्टी ने कुछ नशिस्तें हासिल की, मगर वो शेख मुजीब के सामने कहीं नहीं टिकती थीं। जमहूरियत का असूल यही है, जिसे अकसियत मिले वो हुकूमत बनाए, मगर जब इक्तेदार की हवस गालिब हो जाए तो असूल और कानून दफन हो जाते हैं।
भुट्टो ने इक्तेदार तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा, उधर तुम इधर हम। यह वो लम्हा था जहां अगर भुट्टो की कुर्बानी दे दी जाती तो शायद पाकिस्तान आज भी एक होता। मगर यहां एक तल्ख हकीकत ने जन्म लिया। जब कोई शख्स मुल्क के लिए खतरा बन जाता है तो उसे ही इख्तियारात सौंप दिए जाते हैं, और जब कोई शख्स पाकिस्तान का खैर ख्वाह बनता है तो उसे फांसी, जलावतनी, जेल या फिर खामोशी नसीब होती है। यही हुआ। भुट्टो को इख्तियारात दे दिए गए, मुजीब को धोखा मिला, और नतीजा था 1971 मशरिकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। और फिर पाकिस्तान को पहली बार एक मुकम्मल आइन नसीब हुआ। ये 1973 का आइन था, वही आइन जो आज भी मुल्क के निजाम की बुनियाद है। ये कारनामा अंजाम दिया जुल्फिकार अली भुट्टो ने। भुट्टो ने वो काम कर दिखाया जो कई हुक्मरान ना कर सके। उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की बुनियाद रखी। जब हिंदुस्तान ने 1974 में एटमी धमाका किया तो भुट्टो ने दुनिया को दो टूक पैगाम दिया। हम घास खा लेंगे मगर एटम बम बनाएंगे। ये अज़्म, खुददारी और कौमी गैरत की गवाही थी। पाकिस्तान को आलमी ताकतों के दबाव के बावजूद एटमी प्रोग्राम की राह पर गामजन करना एक ऐसा जुर्रतमंदाना फैसला था जिसका सहारा जुल्फिकार अली भुट्टो के सर बनता है। भुट्टो एक खैर ख्वाह बन चुके थे। वो किसान, मजदूर, तालिब ए इल्म और गरीब आवाम की आवाज बन चुके थे। मगर इस मुल्क की तारीख में ये बदकिस्मती रही है कि जो पाकिस्तान के लिए जितना मुखलिस होता है उसी को उतना ही सख्त अंजाम मिलता है। वो बहुत कुछ कर रहे थे और बहुत कुछ करना चाहते थे, मगर जिन्हें ये सब बर्दाश्त न था उन्होंने उस चराग को बुझा दिया जो मुल्क को रोशनी दे रहा था। ताकतवरों को अब नजरियाती, आवामी और खुददार भुट्टो नहीं चाहिए था। उन्हें अब जनरल जिया जैसा फरमा बरदार सरबराह चाहिए था। चुनांचे नजरिया ए जरूरत ने अपना काम किया। अदलिया ने सर झुकाया, कलम खामोश हुआ। इक्तेदार के ईवानों में जमीर नहीं, मुफाद बोलता है, और जहां नजरिया उसूल का ना हो वहां सिर्फ नजरिया ए जरूरत जिंदा रहता है। भुट्टो को तख्ता एदार पर लटका दिया गया। उन्हें एक मतनाजा अदालती फैसले के तहत फांसी की सजा दी गई। हालांकि अब पाकिस्तानी अदालत इसे एक जुडिशियल मर्डर यानी अदालती कत्ल करार देती है। फिर जनरल जिया उल हक का दौर आया। ये वो दौर था जब रूस अफगानिस्तान पर हमला आवर हुआ और अमेरिका ने अपने मुफादात के लिए पाकिस्तान को फ्रंट लाइन इत्तेहादी बना दिया। जनरल जिया ने इस्लामी जिहाद का परचम थामा और अमरीकी डॉलरों और असलहे से जिहाद को ताकत दी। पाकिस्तान दहशतगर्दी, असलहा और फिरकावारियत की एक दलदल में धंसने लगा जिसका बोझ हम आज तक उठा रहे हैं। जनरल जिया ने तकरीबन 11 साल तक पाकिस्तान पर हुकूमत की। एक भी इलेक्शन बगैर कंट्रोल के न होने दिया। सियासी जमातें कुचली गईं, सहाफ्त पर पहरे बिठाए गए, कोर्टों, फांसियों और जबरी गुमशुदगियों का स्याह बाब रकम हुआ। मगर फिर जिया उल हक भी बदलने लगे। सोचने लगे कि शायद अब रियासत को बचाने का वक्त है। शायद अब वो अमेरिका की मर्जी से हटकर कुछ करना चाहते थे। फिर वही हुआ। 17 अगस्त 1988 को उनका जहाज बहावलपुर के करीब हवा में ही उड़ा दिया गया। कहा गया, मैदान ए जंग में न मारे गए, न तख्त से उतरे, बल्कि आमों की पेटी में छुपे बारूद से सफ़ा ए हस्ती से मिटा दिए गए। ये सिर्फ एक हादसा न था, बल्कि ताकतवर कव्वतों का पैगाम था कि जो हमारे बनाए खेल के उसूल तोड़ेगा वो बाजी से ही हटा दिया जाएगा। यही हमारी तारीख है, जहां इस्लाम, जिहाद, आवाम और उसूलों के नाम पर खेल तो बहुत खेला गया, मगर असल चेहरे हमेशा नकाब में छुपे रहे। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हमने इन हादसात से कुछ सीखा या हम अब भी अगले आमों के तोहफे का इंतजार कर रहे हैं? जनरल जिया के जाने के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत को एक बार फिर सांस लेने का मौका मिला। एक आमिर की मौत के बाद जमहूरी कव्वतें मुतहर्रिक हुईं और यूं पाकिस्तान में इंतखाबात का इनेखाद हुआ। 1988 में आम इंतखाबात हुए और बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनकर उभरीं। ये सिर्फ इक़्तिदार की तब्दीली नहीं थी, बल्कि एक आवामी रद्द-ए-अमल था उस झब्र के खिलाफ जो बरसों तक जिया उल हक की आमिराना हुकूमत ने कायम रखा।
मगर जमहूरियत को सांस लेने तो दिया गया, मगर चैन से जीने न दिया गया। फिर नवाज शरीफ आए, उन्हें भी न चलने दिया गया। फिर कभी बेनज़ीर, कभी नवाज, यूं जमहूरियत जमहूरी कहलाने लगी, मगर चलाई जाती रही। हर हुकूमत की मुद्दत नाकामिल, हर वजीर आज़म बेइख्तियार, और हर बार एहतिसाब के नाम पर इंतकाम हुआ। फिर आया 1997, जब नवाज शरीफ को एक तारीखी मैंडेट मिला। ऐसा मैंडेट जो शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी सिविलियन को कभी न मिला था। 2/3 अक्सियत, आवाम की ताकत और पार्लियामेंट का मुकम्मल एतमाद। नवाज शरीफ का नारा था, अब जमहूरियत चलेगी, अब फैसले आवाम के होंगे और अब वर्दी वालों को इक्तिदार के ऐवानों से बाहर रखना होगा। ये वो वक्त था जब नवाज शरीफ ने खुद को आवामी कव्वत के नुमाइंदे के तौर पर मनवाना शुरू किया, और पहली बार लगने लगा कि शायद सिविलियन बालादस्ती का ख्वाब पूरा होने वाला है। लेकिन मियाँ साहब को ये समझने में देर लग गई कि ये ऐवान आवाम के नहीं, बूटों के हैं। यहाँ कुर्सी आवाम की नहीं, ताकत की मर्जी से मिलती है। जैसे ही नवाज शरीफ ने ताकत के मराकिज को चैलेंज किया, अदालती अमल में मुदाखिलत, आर्मी चीफ से टकराव और सद्र को हटाने जैसे इकदामात, तो रेड लाइंस क्रॉस होने लगीं। फिर एक और तारीख रकम हुई। 1999 में परवेज मुशर्रफ की क़यादत में मार्शल लॉ लगा और आवाम का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, जिसे तारीखी मैंडेट मिला था, ताकत के खेल में शिकस्त खा गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इक्तिदार की कुंजी आवाम के हाथ में कभी थी ही नहीं। फिर मियाँ साहब को भी वही रास्ता दिखाया गया जो हमेशा पाकिस्तान में ताकत को ललकारने वालों को दिखाया जाता है, जलावतनी का रास्ता। 2000 में एक मुआहदे के तहत नवाज शरीफ को सऊदी अरब भेज दिया गया, जहां उन्होंने 10 साला जलावतनी कबूल की। ये वो लम्हा था जब जमहूरियत के अलंबरदार को अपने ही मुल्क से निकाल दिया गया। नवाज शरीफ, जो तारीखी मैंडेट के नशे में चैलेंज कर रहे थे, अब एक खामोश मुआहदे के तहत वतन छोड़कर इक्तिदार की बिसात से बाहर कर दिए गए। और यूं आवाम का वोट, आवाम की राय, आवाम की उम्मीदें सब डील के नीचे दब गईं। जनरल मुशर्रफ आए और चाहते थे कि हर चीज पर उनका कंट्रोल हो। लाल मस्जिद पर चढ़ाई की गई, जहां मसला बातचीत से भी हल हो सकता था, मगर टैंक, गोलियां और आग भेजी गई। बलोचिस्तान में आवाज उठाने वालों को गद्दार कहा गया और लापता अफराद का एक नया बाब शुरू हुआ, ऐसा बाब जो आज भी मुकम्मल नहीं हुआ। अदालिया की आज़ादी को जब खतरा महसूस हुआ तो जजों को घरों में बंद कर दिया गया। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की मुअत्तली ने मुल्क भर में एक नई तहरीक-ए-अदल को जन्म दिया। फिर वो वक्त आया जब अमेरिका को भी मुशर्रफ की ज़रूरत खत्म हो गई। जो कभी अमरीकी जंग का अहम इत्तेहादी था, वही अमेरिका की नज़रों से गिर चुका था। अमरीकी पॉलिसी बदली, चेहरे तब्दील किए गए, और वो जनरल जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता था, अपनी ही वर्दी समेत इक्तिदार छोड़ने पर मजबूर हो गया। तारीख की किताब में एक और सबक दर्ज हुआ। जब आलमी ताकतें अपना मफाद हासिल कर लें, तो वो दोस्ती को भी बेच चौराहे में छोड़ देती हैं। और फिर पाकिस्तान की तारीख का एक और स्याह बाब दर्ज हुआ। सानेहा रावलपिंडी, 27 दिसंबर 2007। बेनज़ीर भुट्टो, वो लीडर जो जमहूरियत की अलामत बन चुकी थी, जिन्होंने जलावतनी के बरसों बाद पाकिस्तान वापस कदम रखा कि शायद वो अब आवाम के लिए आवाज़ बन सके। लेकिन रावलपिंडी के जलसे के बाद एक हमला, एक धमाका और एक खामोशी, जिसने सिर्फ एक लीडर नहीं छीना, बल्कि पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लगा दिया। बेनज़ीर चली गई, मगर उनकी शहादत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक हमदर्दी की लहर पर ला खड़ा किया। 2008 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी इक्तिदार में आ गई, मगर क़यादत अब आसिफ अली जरदारी के हाथ में थी। एक ऐसा शख्स जिस पर कल तक करप्शन के इल्जामात की फाइलें मोटी थीं, अब वो बन गया पाकिस्तान का सद्र। लोगों ने सोचा था शायद बेनज़ीर का ख्वाब पूरा होगा, मगर वो ख्वाब सियासी मफादात और समझौतों की नज़र हो गया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ, जो जलावतनी के बाद वापस आए थे, वो पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए।
ملک دو واجہ سیاسی دھڑوں میں بंٹ گیا، اسلام آباد میں زرداری اور لاہور میں نواز شریف۔ مگر سوال وہی رہا، کیا یہ حقیقی جمہوریت تھی؟ قوم پھر کسی راہبر کی تلاش میں تھی، مگر راہبر یا تو قتل ہو چکے تھے یا پھر مفادات کی سیاست میں گم۔ پاکستان کی سیاست ایک طویل کہانی ہے جس میں کردار بدلتے رہے، لیکن سٹیج ہمیشہ وہی رہا۔ سال 2011 آیا تو حالات پہلے جیسے نہ رہے۔ عوام تھک چکے تھے، مہنگائی، بے روزگاری اور بار بار ایک ہی تماشا دیکھتے دیکھتے ان کا اعتبار ختم ہو چکا تھا۔ پرانی جماعتیں، پرانے وعدے، مگر نیا کچھ بھی نہیں۔ ایسے میں ایک ایسا چہرہ سامنے آیا جسے کبھی صرف کرکٹر سمجھا جاتا تھا، کبھی فلاحی ورکر اور کبھی ٹی وی شو کا مہمان، عمران خان۔ وہ شخص جسے لوگ سنجیدہ نہیں لیتے تھے، اب سننے لگے تھے۔ یہ جلسہ عمران خان کے لیے نقطۂ آغاز تھا اور پرانی سیاسی جماعتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ جس جلسے کو روایتی سیاستدان مذاق سمجھ رہے تھے، وہی جلسہ ان کے اقتدار کے ستون ہلانے والا تھا۔ عمران خان بول رہا تھا، مگر پس منظر میں کچھ اور بھی بول رہا تھا۔ وہ میڈیا جو روز اس کا مذاق اڑاتا تھا، اب لمحہ بلمحہ اس کے جلسے کو لائیو دکھا رہا تھا۔ وہ ادارے جو خاموش تھے اب مہم میں تھے، ایک نیا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ اب ایسا لگنے لگا کہ عمران خان صرف ایک سیاست دان نہیں بلکہ ایک بیانیہ ہے، ایک رد عمل ہے نظام کے خلاف۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں جو کردار آج مسیحا ہوتا ہے، کل اسے غدار قرار دیا جا سکتا ہے۔ تبدیلی کی ہوا چل چکی تھی، مگر اس ہوا میں کس کس کے مفادات کا طوفان چھپا تھا، یہ صرف وقت ہی بتا سکتا تھا۔ پھر وقت آیا 2013 کے عام انتخابات کا۔ یہ انتخابات ایک ایسی جنگ تھے جس میں صرف سیاست دان نہیں بلکہ نظریات اور پس پردہ طاقتیں بھی ٹکرا رہی تھیں۔ نواز شریف میدان میں تھے، وہی نواز جو مارشل لاء کا سامنا کر چکے تھے، ضلع وطنی کا درد سہ چکے تھے اور اب ایک بار پھر اقتدار کے قریب تھے، مگر اس بار منظرنامہ بدلا ہوا تھا۔ نواز اب وہ نہیں رہے تھے جو کبھی تھے، اب وہ آمریت سے ٹکراو کی بات کر رہے تھے اور ریاست کے طاقتور حلقوں کو حدود میں رکھنے کی جرت کر رہے تھے۔ دوسری طرف عمران خان کا چہرہ ابھرتا ہوا سورج بن چکا تھا۔ ادارے، میڈیا اسے تبدیلی کا نمائندہ بنا رہے تھے۔ نیا پاکستان کا نعرہ ہر زبان پر تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ عمران خان کو اقتدار دلانے کے لیے زمین اب بھی پوری طرح ہموار نہ تھی۔ دھرنے، نعروں اور سوشل میڈیا کے طوفانوں کے باوجود وہ ابھی تجربہ کار سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار نہ تھے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگ رہا تھا اور خلائی مخلوقہ کا ذکر جلسوں میں عام ہو چکا تھا۔ عمران خان کی شکست بھی دراصل ایک آغاز تھی، کیونکہ جس دن انہوں نے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور دھاندلی کا اعلان کیا، اسی دن ایک نئی اسکرپٹ لکھنے کا عمل شروع ہو گیا۔ اقتدار ابھی ملا نہیں تھا، مگر کردار چن لیا گیا تھا، اور پاکستان کی سیاست میں اصلی اقتدار وہ نہیں ہوتا جو ووٹوں سے ملے، بلکہ وہ جو پردوں کے پیچھے طے ہو۔ 2014 کا دھرنا یہ وہ لمحہ تھا جب عمران خان نے کھل کر میدان میں قدم رکھا اور اعلان کیا کہ 2013 کے انتخابات میں منجزم دھاندلی ہوئی ہے۔ 14 اگست 2014 کو جب پورا ملک یوم آزادی منا رہا تھا، عمران خان نے آزادی مارچ کا آغاز کیا۔ ساتھ ہی ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی انقلاب مارچ کا اعلان کر دیا۔ دونوں مارچ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے، اور جب یہ قافلے دارالحکومت پہنچے تو ڈی چوک پر ڈیرا ڈال دیا۔ یہ دھرنا چند دن کا نہیں تھا، یہ 126 دن چلا، ایک طویل سیاسی محاصرہ بن چکا تھا، جہاں عمران خان روزانہ رات کو تقریر کرتے، نغمے بجتے، سٹیج سجا رہتا اور عوام کو نیا پاکستان کا خواب دکھایا جاتا۔ میڈیا نے دن رات اسے دکھایا اور عمران خان کا بیانیہ گھر گھر پہنچ گیا۔ مگر پھر آیا 16 دسمبر 2014 جب پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا اور 130 سے زیادہ بچے شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ پوری قوم کو ہلا گیا۔ اس کے بعد دھرنا سیاسی طور پر قابل برداشت نہ رہا۔ عمران خان نے اپنے مطالبات کو پیچھے کرتے ہوئے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ 126 دن کی وہ تحریک
जो हुकूमत गिराने के इरादे से शुरू हुई थी, एक दर्दनाक कौमी हादसे पर ख़त्म हुई। मगर इस धरने ने इमरान खान को एक इलाकाई लीडर से कौमी लीडर बना दिया। वो अब स्ट्रेट पावर के मालिक माने जाने लगे। पीटीआई अब एक नज़रियाती और मज़ाहमती ताकत के तौर पर देखी जाने लगी। धरना ख़त्म हुआ, मगर नया पाकिस्तान का नारा अब हर गली, हर नुक्कड़ में गूंजने लगा। धरने के बाद अगरचे इमरान खान वक्ती तौर पर खामोश हो गए, मगर उनकी सियासी जंग खत्म नहीं हुई थी। 2014 से लेकर 2017 तक इमरान खान ने मुसलसल नवाज शरीफ और PMLN की हुकूमत को टफ टाइम दिया। उनकी हर तकरीर, हर जलसा और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुहवर करप्शन होता था। खास तौर पर शरीफ खानदान की दौलत और जायदादों के गर्द घूमती कहानियां। फिर किस्मत ने एक और मौका फराहम कर दिया, पनामा लीक्स। 2016 में पनामा पेपर्स सामने आए, जिनमें दुनिया भर की बड़ी शख्सियतों के ऑफशोर अकाउंट्स और जायदादों का इंकिशाफ हुआ। इसमें नवाज शरीफ के बच्चों का नाम भी आया, जिन्होंने लंदन में जायदादें खरीदी हुई थीं। इमरान खान ने एक नई तहरीक का आगाज किया, एहतसाब सबका। तहरीक इंसाफ ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और रोज अदालत के बाहर खड़े होकर बयानात देते रहे। मीडिया पर एक नया मैदान लग गया था और हर शाम इमरान खान की तकरीरें और नवाज शरीफ की सफाइयां अवाम सुन रहे थे। पनामा केस एक तवील कानूनी जंग में बदल गया और हर पेशी अवामी ड्रामे का हिस्सा बन गई। आखिरकार 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को अकामा रखने की बुनियाद पर सादिक और अमीन न होने का फैसला दिया और नाहिल करार दे दिया। हैरत की बात ये थी कि फैसला पनामा पर नहीं, बल्कि अकामा गैर मुल्की कंपनी में मुलाजमत और उसकी तनख्वाह जाहिर न करने की बुनियाद पर आया। नवाज शरीफ ने कई तकरीरों में ये बात कही कि मुझे अकामे पर निकाला गया, पनामा पर नहीं। असल मसला कुछ और है। ये कुछ और असल में फौज के किरदार की तरफ इशारा था कि कैसे मुंतखब वजीर आजम को चलने नहीं दिया जाता। उनका मशहूर नारा वोट को इज्जत दो, दर हकीकत अवामी राय के एहतराम और फौज के मुमकिना सियासी किरदार के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत बन गया। वो तकरीर जिसमें उन्होंने कहा, पाकिस्तान में एक रियासत के अंदर एक और रियासत है और असल फैसले कहीं और होते हैं, ये अल्फाज सीधी तनकीद थे। नवाज शरीफ ने न सिर्फ जनरल्स की सियासत में मुदाखलत पर बात की, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि हमें बताया जाता है कि किसके साथ मिलना है, किसको दुश्मन बनाना है और किसको वजीर आजम बनाना है। ये बयानिया अब महज एक शिकायत नहीं था, बल्कि एक बाकायदा मज़ाहमती नजरिया बन चुका था, जिसने मुस्लिम लीग ना के रिवायती वोटर को भी झिंझोड़ कर रख दिया। उनकी तकरीरें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में रावलपिंडी का जिक्र होता रहा। मुंतखब वजीर आजम को 3 बार क्यों हटाया गया? कौन है जो ये सब करवा रहा है? इसी दौरान उनकी साहिबजादी मरियम नवाज ने भी इसी बयानिए को मजीद शिद्दत दी और जलसों में फौजी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाने लगीं। इसने मुस्लिम लीग न की सियासत को एक नए रुख पर डाल दिया, जहां वो न सिर्फ पीपल्स पार्टी से मुख्तलिफ हो गए, बल्कि एक ऐसी जमात बनने लगे जो इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त चैलेंज कर रही थी। 2018 का वक्त आ चुका था और फिजा बिल्कुल वैसी ही बन चुकी थी जैसी 1970 के इंतखाबात के वक्त थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार शेख मुजीबुर रहमान नहीं, इमरान खान थे और जुल्फिकार अली भुट्टो नहीं, नून लीग थी। लेकिन तारीख की बदकिस्मती ये रही कि जिन्हें उस वक्त रोका जाना चाहिए था, उन्हें आगे बढ़ाया गया और जिन्हें आगे लाना चाहिए था, उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। जैसे भुट्टो ने 1970 में अक्सरियत लेने के बावजूद शेख मुजीब को इक्तेदार देने से इनकार किया था, वैसे ही 2018 में वही निजामी हाथ इमरान खान को इक्तेदार में लाने पर तुल गए थे। भुट्टो ने उस वक्त कहा था, उधर तुम इधर हम। अगर उस वक्त भुट्टो को इस फैसले पर सजा दी जाती तो शायद तारीख कुछ और होती, मगर जब सजा का वक्त आया तब वो मुल्क के एटमी प्रोग्राम के बानी और अवामी लीडर बन चुके थे। तब उनको इक्तेदार में रखना चाहिए था, मगर उन्हें फांसी दे दी गई। अब 2018 में तारीख ने पलटा खाया। इमरान खान, जो वाजह तौर पर एक प्रोजेक्ट की तरह सामने आ रहे थे, जिनकी राह में मुखालिफिन को नाहल किया जा रहा था, जिनके जलसे रियासती मशीनरी की मदद से चमकाए जा रहे थे, ऐसे वक्त में उन्हें रोकना चाहिए था, उन्हें जेल में होना चाहिए था, क्योंकि वो सिर्फ जमहूरियत नहीं, सिस्टम के तवाजुन को भी गिरा रहे थे। मगर नहीं, इमरान खान को वही इक्तेदार दे दिया गया जिसके लिए दूसरों को जेल, नाहली और जलावतनी मिली थी।
बदकिस्मती ये कि जब वो हकीकी तौर पर मकबूल लीडर बने, जब वो अवाम के दिलों में बसे, जब वो अपनी सियासत को बयानिए से जोड़ चुके थे, जब वो सिस्टम को चैलेंज करने लगे, तब उन्हें जेल में डाल दिया गया। गोया तारीख ने फिर खुद को दोहरा दिया। इमरान खान को उस वक्त इख्तिदार मिला जब उन्हें जेल में होना चाहिए था, और जेल उस वक्त मिली जब वो इख्तिदार के असल हकदार बन चुके थे। यही पाकिस्तान की तारीख है, जिसे हम न सीखते हैं न सुधारते हैं। हर बार कोई नया मोहरा, हर बार पुरानी चाल, और अंजाम हमेशा जमहूरियत की गर्दन पर वार। पाकिस्तान की तारीख में इंतखाबी धांधली कोई नई बात नहीं। सबसे पहला बड़ा और खुला झटका 1965 के सदारती इंतखाबात में लगा, जब फातिमा जिन्ना जैसी माओकार शख्सियत के साथ जनरल अय्यूब खान ने न सिर्फ इंतखाबी नताइज में धांधली की, बल्कि रियासती ताकत, ब्यूरोक्रेसी और सरकारी मशीनरी के जरिए एक मुंजज़म साजिश की गई कि वो जीत न सकें। उसके बाद हर दौर में कहीं न कहीं इंतखाबात पर सवाल उठे। 1987, 1988, 2002, 2013 हर इंतखाबात में या तो धांधली के इल्जामात लगे या नताइज पर एतराज़ात हुए। मगर जिस जुल्म, बर्बरियत और बेरहम सलूक का मुजाहिरा 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर्स, वर्कर्स, उम्मीदवारों और बला के निशान के साथ हुआ, ऐसी मिसाल पूरे पाकिस्तानी इंतखाबी मंजरनामे में नहीं मिलती। उम्मीदवारों को नामजदगी फॉर्म जमा कराने से रोका गया, कई को जेलों में डाला गया या अगवा करके गायब कर दिया गया। बैलेट पेपर से बला का निशान निकाल दिया गया। पोलिंग स्टेशन पर धौंस, धांधली और खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी की गई। वोटर्स को हरासां किया गया, नताइज बदले गए और रातों रात नताइज तब्दील कर दिए गए। ये कोई सियासी खेल न था, ये एक निजाम के खिलाफ ऐलान-ए-जंग था। एक ऐसी जंग जो इस बार बंदूकों से नहीं, बैलेट पेपर से लड़ी जा रही थी। 2024 का इंतखाब धांधली की तारीख नहीं, जुल्म की तारीख बन चुका है। ऐसा जुल्म जिसे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी ज़मीर ने भी महसूस किया